अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत उन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 82 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। और आज का अखबार अहम खबरों के साथ और कुछ अहम तरीन खबरों के साथ भरा पड़ा है। उसे शामिल किए लेते हैं नवाए वक्त टुडे में। और एक अच्छी खबर ये कि हमारे मामलात सड़कों से, धरनों से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। कौमी असेंबली में 22वीं तरमीम का बिल मुत्तफिका मंजूर। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या टेक्नोक्रेट भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकेगा। ये आज की सबसे अहम खबर है। भारतीय मिसाइल तजुर्बात पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा। जनरल असेंबली में बहरे हिंद को न्यूक्लियर फ्री बनाने की करारदाद पेश करेंगे। ये कहना है सरताज अजीज का। तरक्की का दौर शुरू हो चुका, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। उन्होंने दौरा भी किया है कल गिलगित बल्तिस्तान का, और उनका ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान आना उन्हें हमेशा ऐसे ही लगता है जैसे वो अपने किसी घर में मौजूद हैं। मिस्री तैयारा समंदर में गिरकर तबाह 66 अफराद हलाक। ज्यादा इम्कान दहशतगर्दी का है, ये हुकूमत का कहना है। जबकि कौमी असेंबली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 3 अलाउंस 10 गुना बढ़ाने की तहरीक बुलंद तरीन आवाज़ों के साथ चंद मिनट में मुत्तफिका मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे और बहुत सी अहम खबरें हैं इमरान खान के हवाले से, मौलाना फजल रहमान के हवाले से, और आजकल जो तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला भी एक दूसरे की जानिब शुरू किया गया एक मरतबा फिर से। और ये नश्तरबाजी किस किस्म की नश्तरबाजी है, और ये जो तंजो मजाक के नश्तर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? सियासत किस जानिब जा रही है, क्या रुख इख्तियार कर रही है? क्या ये पार्लियामेंट में आ रही है या पार्लियामेंट का चक्कर लगाकर दोबारा वापस धरनों और सड़कों की तरफ ही जाना चाहेगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू फजल हुसैन अवान साहब। फजल साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। और आज के जैसे मैंने खबर में शुरुआत में ही कहा कि हमारी सियासत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हम धरनों से, सड़कों से उठकर पार्लियामेंट की तरफ आए हैं। इस रुख को आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल जी, ज़बरदस्त है। ये जो काम पार्लियामेंट का है, जो काम पार्लियामेंटेरियन का है, वो उनको वही करना चाहिए। वो करें तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल धरनों से मामलात कुछ, लेकिन सियासत में ये होता है कुछ मामलात के लिए आपको कहते हैं जी कि एक पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है, तो उस हवाले से अगर वो सड़कों के ऊपर जाते हैं, धरनों के ऊपर जाते हैं, वो भी एक जमहूरी हक़ है कुछ लोगों का। बहरहाल जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो फिर मामलात जमहूरियत के ज़रिए पार्लियामेंट में ले जाएं तो वो बहुत बेहतर है। जिस तरीके से अब इन्होंने 2 मामलात को वहाँ पे कल डिस्कशन हुई है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के बारे में ये कानून साजी हुई है। दूसरा फिर जो TOR के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात कमेटी एक बनेगी अपोजिशन और हुकूमत की, वो भी पार्लियामेंट के ज़रिए सारा, इसको तो हमें वेलडन कहना चाहिए, वेलकम कहना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो मामला जाने चाहिए वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं और चले गए। ठीक हो गया, पार्लियामेंट में जाना खुशाइंद है मामलात का। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामलात पार्लियामेंट तक रहेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने जब कौमी असेंबली में खिताब किया था तो उसमें उनका ये कहना था कि अगर ये आवाज़ यहाँ पर नहीं सुनी जाती है, उनके मुतालिबात यहाँ पर तस्लीम नहीं किए जाते हैं, तो फिर अगला राइट अपना उनका यही होगा कि वो फिर से धरने देंगे, एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। तो क्या पार्लियामेंट का चक्कर लगा के सियासत दोबारा कहीं सड़कों पर तो नहीं आ जाएगी? ये देखिए जी कि हमारे पार्लियामेंटेरियन और बड़े लीडर, इनको सेंसिबिलिटी, वो होशमंदी, अक्लमंदी, दानिशमंदी, इसका सबूत देना चाहिए अपने रवैये से भी, अपने किरदार से भी, और अपनी गुफ्तार से भी। ठीक है। तो पार्लियामेंट में अगर ये चले गए हैं, हुकूमत चली गई है पार्लियामेंट, जाहिर है कि हुकूमत पार्लियामेंट नहीं हुकूमत अगर पार्लियामेंट में है, अपोजिशन वो भी पार्लियामेंट में जाके TOR के हवाले से आपने बात की, अगर वहाँ पे चले गए हैं तो वहाँ से मामलात, होशमंदी का तकाजा यही है पार्लियामेंटेरियन से कि वो मामलात वहीं पे हल करें, किसी को बाहर न जाना पड़े। इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर वहाँ पे मामला सेटल नहीं होते, वहाँ पे फिर इनको कोई ऐसा ही जवाब मिलता है जैसे इनके एक जोशीला तबका वज़रा जवाब देते रहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से हुकूमत में होते हुए, तो फिर मामला बिगड़ जाएंगे। और ऐसे बिगड़ जाएंगे कि कुछ लोग कहते हैं फिर किसी के संभालने में
संभल नहीं पाएंगे। सही। हाँ, तो अगर आप वहाँ पे TORs बन जाते हैं, हुकूमत ये देखेंगे यू टर्न दोनों तरफ से लेते हैं, इमरान खान की तरफ से यू टर्न आता है, हुकूमत की तरफ से यू टर्न आता है, जी हमने जी वो रिटायर्ड जज का कमीशन बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनाना, फिर वो भी बना लिया गया, और उसके बाद फिर वो जी TOR हमारे ही फाइनल TOR है, इनको नहीं, इसी के ऊपर फिर TORs के ऊपर भी हुकूमत मुतफिक हो गई, और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही मामलात होते रहे जी कि फिर पहले कमीशन बनाया जाए, फिर FIA से इंक्वायरी करवाई जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरीके से यू टर्न जो है दोनों तरफ से लिए जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा जी कि यू टर्न जिधर आप लगाना उधर आप उस बंदे की तस्वीर लगा दो, उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, लोग समझ जाएंगे यही यू टर्न है। तो उसके जवाब में वो कहते हैं जी आप जहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा है डीजल दस्तियाब, वहाँ मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगा दें, लोग समझ जाएंगे। ये भी चीज है, खुशाइन चीज है। फजल साहब, मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगी इस हवाले से कि कुछ पहले जो एक तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं तनकीद का पहलू ज्यादा होता था। अब कुछ मजाक, तनकीद के साथ साथ कुछ मजाक का पहलू भी इसमें आने लगा है। हाँ, तो हमारी साथी एक एंकर कह रही, वो कहती थी, उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे वो 10% डिस्काउंट है तो वहाँ किसकी तस्वीर लगा दें। हाँ, तो ये देखें कि सियासत में जुमलाबाजी होती रहती है। आप कालम निगारी की बात कर रहे थे, उसमें भी जुमलाबाजी, सियासत में जुमलाबाजी होती रहती है, लेकिन उसमें अगर आप किसी का तज़हीक का पहलू आपके मद्देनजर ना, वो बेहतर है। वो देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने क्या बात की, वहाँ पे वज़ीर आला है, इतना वो सेंसेबल अक्लमंद आदमी है, उन्होंने कैसी बात की, गाली निकाली उन्होंने, और फिर दुरानी साहब कहते हैं हम टांगे तोड़ देंगे। भाई ये सियासत में ऐसे रवैये अगर होंगे तो फिर जवाब भी उसी तरीके से आएगा। जैसे इमरान खान ने ओए कह दिया तो फिर ओए एक दफ़ा ओए कहा तो उनको 20 दफ़ा ओए सुनना पड़ा मुस्लिम लीग नून। अच्छा, तो उसमें ये देखेंगे मौलाना फजल रहमान अगर वो, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहरहाल तारीफ के लायक जरूर है कि इमरान खान साहब ने जब कौमी असेंबली में खिताब किया था तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज दोनों ही इस हद तक कंट्रोल थे कि वो पार्लिमानी जबान भी थी, वो पार्लिमानी बॉडी लैंग्वेज भी थी। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? वो धरनों की जो एक लैंग्वेज और धरनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे इंटायरली मुख्तलिफ। हाँ बिल्कुल, ये देखें कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आप किस सिचुएशन में हैं, किस जगह के ऊपर हैं, मौका महल क्या है। तो धरनों में किसी और तरीके से बात की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर किसी और तरीके से बात किए जाते हैं। बहरहाल जहाँ भी आप बात करें, आप पार्लियामेंट में हैं, धरने में हैं, जलसे में हैं, जुलूस में हैं, उसमें महज़ब जो आपका महज़बाना पाना है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तहजीब के दायरे में रहना। आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की इमरान खान साहब की, यहाँ पे आपको एक और बात भी तस्लीम करना पड़ेगी, बल्कि हम इतराफ़ करते हैं इसका, कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान ने तकरीर की है तो इतना ज़्यादा हुकूमत की तरफ से, हुकूमती बेंचों की तरफ से जो अपनी शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के ऊपर लोग चलते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए कि इमरान खान को गालियाँ दो, फलां को गालियाँ दो, अपोजिशन को, दूसरे को, खुर्शीद शाह को। तो ऐसे वहाँ पे रवैया ये कम देखने में आया, पुरअमन था माहौल वहाँ पे निस्बतन, मैं बात कर रहा हूँ। हल्ला गुल्ला तो वहाँ भी थोड़ा सा नारे शारे उन्होंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन माहौल जो पार्लियामेंट के अंदर था वो मुस्बत था। वहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, शोर शराबा इतना नहीं हुआ जितना अमूमन होता है। और उससे 2 दिन पहले चले जाए, मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, वहाँ भी पार्लियामेंट का रवैया, अपोजिशन का रवैया बड़ा मुस्बत था, उनकी तकरीर बड़े पुरअमन तरीके से सुनी। तो पार्लियामेंट में यही हम तवक्को करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से कि वो जो पार्लियामेंट की बातें हैं पार्लियामेंट में करें, और जो बाहर की बातें बाहर करें, और जहाँ भी बात करें तहजीब को ज़रा महज़बाना लहजा अपनाने की ज़रूरत है हर जगह के ऊपर, बिल्कुल ठीक उनके लिए भी और हमारे लिए भी। सही, मजमूई तौर पर अगर हमें देखा जाए तो हम अपनी कौम को अच्छे लीडर्स दे रहे हैं, और अच्छे लीडर्स होने का अगर हम दावा करते हैं, कौम की किस्मत बदलने का दावा करते हैं, तो हमें कौम के लिए रोल मॉडल भी बनना चाहिए। इस किस्म की गाली गलोच करके हम कौम के लिए ही गलत मिसाल बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कुछ बात करते हैं सरताज अजीज साहब के बयान के हवाले से। भारतीय मिसाइल तजुर्बात, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा, जनरल असेंबली में बहरे हिंद को न्यूक्लियर फ्री बनाने की करारदाद पेश करेंगे। दिफा के मैदान की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि सियासत के मैदान की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी दिफा के मैदान पर किस हद तक असरअंदाज होती है या नहीं होती? नहीं, इसका कोई तलक नहीं है हमारी सियासत की गर्मा गर्मी का आपके दिफा के ऊपर या आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर।
کوئی اتنا دفاع کے اوپر تو بالکل نہیں ہے اور خارجہ پالیسی کے اوپر اتنا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب آپ کی گرما گرمی خارجہ پالیسی پہ حکومتوں کی تبدیلی سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق پڑتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی سیاست میں گرما گرمی، اگر آپ کے اندر پاکستان میں گرما گرمی ہے سیاست میں، تو اس کی آپ کے ہر معاملے کے اوپر اس کا اثر انداز اس کا ہونا فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا پاناما لیکس کا، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کلبھوشن کا معاملہ کہاں پہ دب کے رہ گیا، وہ دیکھیں کہ اپنے معاملات وہاں پہ چل رہے ہوں گے لیکن وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، نہیں کیا گیا یا کیا جا رہا جس طریقے سے اس کو ہونا تھا پاناما لیکس کی وجہ سے۔ تو اندرونی سیاست کا اثر واقعی خارجہ پالیسی کے اوپر کسی حد تک پڑتا ہے لیکن دفاع کے اوپر تو قطعاً نہیں پڑتا۔ تو باقی رہ گیا معاملہ سرتاج عزیز صاحب نے کہ وہ نیوکلیئرائز کر رہا ہے بھارت جس طریقے سے بحر ہند کو، تو اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لینے کی بات کی ہے۔ دیکھیں بھارت اس خطے میں اسلحہ کی دوڑ بھارت نے شروع کی ہے اور پاکستان اسلحہ کی دوڑ میں شامل نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنے دفاع سے غافل بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بھارت آپ کا دفاع کے بجٹ کے حوالے، ہمارا جتنا ٹوٹل بجٹ ہے پاکستان کا، انڈیا کا اس سے تقریباً اس کے برابر اس کا دفاعی بجٹ ہے۔ وہ کس کے خلاف ہے؟ اس کا اس خطے میں کون سب سے بڑا دشمن ہے؟ پاکستان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی کو وہ دشمن سمجھتا، ہم بھی انڈیا کو دشمن۔ تو وہ اسلحہ کے انبار جو ہمارے ساتھ اس کے ایشوز ہیں، جو تنازعات ہیں، اسلحہ کے اس کے انبار صرف پاکستان کے خلاف ہیں، یا پھر کچھ اب اس کو ہلہ شیری دے دی ہے امریکہ نے، کچھ وہ چین کی طرف بھی اس کا کوئی رجحان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اب دے دی ایسے کیا مراد فضل صاحب؟ کیا ہمیشہ سے نہیں رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیشہ سے ہی انڈیا کا جھکاؤ رہا ہے بھارت کی طرف؟ اور صرف جھکاؤ نہیں رہا ہے، امریکہ نہیں، اب آج کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے چین، دیکھیں پاکستان وہ 47 میں پارٹیشن ہوئی ہے، اس کے بعد چین کے ساتھ چین اتنی بڑی پاور نہیں تھا، 68 تک پاکستان اس کی امداد کرتا رہا ہے کئی شعبوں میں۔ اچھا اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا، لیکن خطرہ آج کل معیشت کے حوالے سے خطرہ آج بنا ہے، جس کو امریکہ کے لیے بھی، امریکہ بھی اس کو خود خطرہ سمجھتا ہے، دفاع کے حوالے سے بھی چین بہت مضبوط ہے۔ تو اس کے مقابلے میں امریکہ پھر بھارت کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں تو بات یہ میں کر رہا ہوں کہ بھارت وہ کسی کے انگیخت پر، کسی کے اکسانے پر، کسی کے کیا امریکہ کے اکسانے پر وہ بندر جو ہے وہ بھی شیر بن کے، بکری جو ہے وہ بھی شیر بننے کی کوشش میں ہے انڈیا۔ گائے کی مثال دیتے ہیں، گائے شیر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں بکری ٹھیک ہے، چلو بندر ہم نہیں، لیکن بندر ہمارے لیے تو معیوب ہو سکتے ہیں، ان کا تو ایک بھگوان کا وہ بھی ایک بندر بھی بھگوان ہے، گائے بھی بھگوان ہے، دیوتا ہے، اس کے لیے وہ خوش ہوں گے کہ چلو یہ بھی ہمیں کہہ دیا۔ تو بہرحال امریکہ یہاں پہ اس کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے انڈیا کو، تو اس حوالے سے بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ دفاع کے حوالے سے یا نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے یا اسلحہ کے حوالے سے وہ اس کے انبار لگا، لیکن اس کا پہلا اور آخری ٹارگٹ پاکستان ہے انڈیا کا۔ تو ہم اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ وہ ہم سے کئی گنا بڑی، وہ ملک بھی کئی گنا بڑا ہے، آبادی کئی گنا زیادہ ہے، فوج بھی کئی گنا زیادہ ہے، اسلحہ کے جو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ تو پاکستان کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا، اپنے دفاع کو مقابلہ ہم نے کیا کرنا، اپنے دفاع کا وسائل کی آپ نے بات کی ہے نا، روس کے جوہری ماہر ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں وہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم یعقوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیا کی ایک اپنی پالیسی ہے، امریکہ کی اپنی پالیسی ہے۔ پہلے ان لوگوں نے اپنے ملک کی حالات جو ہے نا، اندرونی حالات صحیح کیے، اس کے بعد وہ باہر دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے تو نہ اندرونی حالات صحیح ہیں نہ بیرونی حالات صحیح ہیں۔ ہمارا تو جن لوگوں سے تعلق تھا نا وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیں بھائی سمجھتے ہیں نا عرب ملک، ہم وہ بھی گوانے جا رہے ہیں، ان سے بھی تعلقات ہمارے ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بھی ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں۔ باقی جب ہم اندرونی حالات میں ٹھیک کرنے لگے کر سکے تو بیرونی کیا کریں گے، بیرونی ممالک کیا کریں گے؟ کون سرمایہ کار آئے گا ان حالات میں پاکستان؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا یعقوب صاحب۔ آپ کی آراء بھی پہنچ گئیں، سوالات بھی پہنچ گئے۔ آراء اور سوالات یہی کہ ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو باہر سے کون آئے گا؟ ٹھیک ہے، وہ روسی کا آپ کہنے لگے۔ جی روسی ماہر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے چونکہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، تو روسی جوہری ماہر کا یہ کہنا ہے کہ بھارت 10 سال تک بھی ایٹمی ہتھیاروں پر بھاری سرمایہ کاری کرتا رہے، پاکستانی میزائلوں سے نہیں بچ سکتا۔
हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान भारत का असला के हवाले से उस दौड़ में मुकाबला नहीं कर रहा, ना ही हमें करने की ज़रूरत, लेकिन अपने दिफा से गाफिल भी नहीं है। सही। तो इंडिया को अमेरिका, वो देखे कि अभी न्यूक्लियर वो ग्रुप में शामिल करने की अमेरिका की पूरी कोशिश है, और इसको इस सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए भी अमेरिका बेचैन है। तो ये पाकिस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से भारत की जिस तरीके से हमायत की जाती है, पाकिस्तान के लिए मसाइल उससे खड़े होते हैं। सही। अच्छा, तो बाकी फिर हम आ जाएं इसी तरफ, और वाकई पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जो है, पाकिस्तान के पास जो एटमी क़ुव्वत है, एटमी सलाहियत है, वो भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मायारी है। दूसरा, भारत का एक एक कोना पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों के बिल्कुल वो निशाने पर है, आखिरी कोना तक। तो रूसी माहिर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि भारत 10 साल तक भी वो इक़दाम करता रहे, सरमायाकारी करता रहे, ख़र्चा करता रहे, पाकिस्तान के मिसाइलों से बच नहीं सकता। और यही हमारी सोच होनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मिनिमम, जहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल उसको नीचे लेके आ गया, लेकिन भारत का और पाकिस्तान का प्रोग्राम इंतहाई ज़्यादा महफूज भी है, जिसका अमरीकी अदारे और बैनुल-अक़वामी अदारे उसका एतराफ़ कर चुके हैं। जबकि भारत का ये है कि उनके 7-8 न्यूक्लियर साइंसदान वो ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं, बाकी उनका मवाद चोरी हो चुका है, कई उनके हादसात हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आलमी दुनिया को देखनी चाहिए। अगर आलमी दुनिया नहीं भी देखती, फिर भी हम अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर मुतमिन हैं। भारत का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी वो चोरी भी हो चुका है, वहाँ लीकेज भी हो चुकी है, वहाँ हादसात भी हो चुके हैं, साइंसदान भी वो उनके ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं या गैर तबी मौत मर चुके हैं वहाँ पे। ये सिक्योरिटी है इंडिया की और हमारा प्रोग्राम, और भारत का एक एक कोना आखिरी हिस्से तक हमारे एटमी मिसाइलों के, तो यही हमारा दिफा है, इसी को हमने कायम रखना है। तो भारत की जो जारहाना कोशिशें हैं, पाकिस्तान के हवाले से रवैया है, जिस तरीके से वो एटमी असला के अंबार लगा रहे, उससे भी हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना, उसको भी पीछे नहीं डालना। जैसा सरताज अजीज़ साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, कहा है आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो न्यूक्लियराइज ना कर सके बहर हिंद को। ठीक है, अब चूँकि दिफा के मैदान से बात हो रही है तो ख़बरें भी बहुत सी दिफा ही के हवाले से, आज जो अहम ख़बरें हैं वो सारी तकरीबन दिफा के हवाले से, उस पर हम बात कर लेते हैं। रूस को गर्म पानियों तक रसाई दे देते तो क्या दुनिया की शक्ल यही होती? नासिर जंजुआ। अफगानिस्तान नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देता है, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी निभाए, कौमी मुशीर कौमी सलामती। आपको क्या लगता है कि आलमी बरादरी आजकल के जो हालात हैं उसमें, जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है, उसमें आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर रही है? ये देखें, जब हम आलमी बरादरी की बात करते हैं तो उसमें आलमी बरादरी क्या है? एक तो अक़वाम मुत्तहिदा है, वो आलमी बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, और दूसरा अमेरिका है जो आलमी बरादरी की, वो आप उसको कह लें कि चौधरी है आलमी बरादरी का, और उसकी मानी जाती है दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। ये देखेंगे हमारे मामलात अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान की वजह से हमारे मामलात बहुत गड़बड़ हैं, बहुत उलझे हुए हैं, हम तकरीबन अज़ाब में फंसे हुए हैं अफ़गानिस्तान की वजह से। और अफ़गानिस्तान में कौन है वहाँ पे अगर आज अब्दुल्ला हैं, और दूसरे वो क्या नाम है उनके वज़ीर आज़म गनी, हाँ जी, अशरफ गनी साहब हैं। ये देखें कि ये वहाँ पे एक जमहूरियत के ज़रिए जो इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन कठपुतली है अमेरिका की। वहाँ पे आज भी अमेरिका के कहे बगैर या अमेरिका के इशारे के बगैर वो सरे मुँह इधर उधर नहीं हो सकते। जो अमेरिका का, वहाँ पे अमेरिका की पॉलिसी चलती है, वहाँ पे अमेरिका का हुक्म चलता है। और उस अफ़गानिस्तान से उसी अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए, पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल होती है। कौन करता है? इंडिया करता है। अमेरिका इंडिया को क्यों नहीं वहाँ से पाकिस्तान में मुदाखलत से रोकता? ये देखें कि एक तो ये इनका मजाज ये रहा अफ़गान हुक्मरानों का, सवाए तालिबान की हुकूमत के, ये भारत के साथ। आज अब्दुल्ला वहाँ पे चीफ़ एग्जेक्टिव है, लेकिन इनकी पूरी फैमिली, इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इनका अफ़गानिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कहीं जगह किसी जगह के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इनको। इंडिया में इनकी औलाद पढ़ रही है, दिल्ली में ये बसे हुए हैं, दिल्ली में इनका घर है, वहीं पर रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के बाद
अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे लिए मुश्किलात ही पैदा हुई हैं। तो आज भी उसी तरीके से मुश्किलात हैं। भारत वहाँ से पाकिस्तान में पाकिस्तान में मुदाखलत पाकिस्तान इक़दामात किसी भी मुल्क के हवाले से कितने ही क्यों ना कर ले, कुर्बानियाँ कितनी ही क्यों ना दे ले, वो उसको वो जायज़ मुकाम जो उसको उसकी कुर्बानियों के एवज़ मिलना चाहिए, उसके सिले में मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता है। क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक़ करते हैं? मैं इसका जवाब ज़रूर लूँगी आपसे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ये फजलुर रहमान साहब की बयानात जो हैं आजकल इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते हुए, वो जरा नहीं उनको कोई शर्म आती, और ये लायबल है, इनको तो सू करना चाहिए जो इतनी बड़ी बात कर देते हैं। मैं समझता हूँ एजेंट जो रॉ के एजेंट जो आपकी हुकूमत में है, जिनके साथ ये सारी जिंदगी बैठे रहे, जो खुद उनके लोग कहते हैं हम रॉ के एजेंट हैं और आज भी हैं, और जो काला बाग के दुश्मन जिन्होंने इंडिया की वजह से काला बाग डैम नहीं बनने दिया, बिजली वरना आज भी 1.5 रुपए किलो आपको वो मिल रही होती पर यूनिट, जो कि अब 20 रुपए, और मौजूदा हुकूमत ने 1000% बढ़ा दी और गरीबों को तबाह कर दिया। और ये प्रोपेगेंडा जो है ऑफशोर के मतलब जो करप्शन बेस था, जो मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो सकती है, ना सिर्फ ऑफशोर जो दिन रात हो रही है 500 अरब रुपए की और 12 अरब की डेली और 21,000 अरब, मैं बार बार कहता हूँ ये भी करप्शन है, इससे निकालने चाहिए ये सब। ये मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत को, और कल वो वली खान का बेटा भी आ गया और वो भी वही बातें, काला बाग के ये दुश्मन गरीबों के गद्दार, मुल्क के गद्दार थे, आज ये बातें करते हैं, दूसरों को गद्दार कहते हैं। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुस्तफ़ा साहब, जमाल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ कॉल पर थे और इन्होंने जो बात की, जो सवालात इन्होंने किए और जो पॉइंट्स इन्होंने रेज किए, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम जो बात कर रहे थे वो इस हवाले से कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों ना दे ले, उसे वो उसका वो मुकाम, वो जगह नहीं मिल पाती है। क्या तो उसमें यह है कि देखें कि आपका वो किस मुल्क के लिए कर ले, हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, अपना तबाही कर ली, मुश्किल हमारी तबाह हो गई, वो मुकाम नहीं मिला। अफगानिस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए भी कुर्बानियां कम तो मुकाम। अच्छा, उसमें यह है कि आप अफगानिस्तान की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक तो मुल्क होता है वहाँ का, एक वहाँ के हुक्मरान होते हैं, क्योंकि मामला सारे हुक्मरान चलाते हैं, तो वो उनकी जो माइंड सेट होता है उसके मुताबिक वो सारा कुछ करते हैं। आज के हुक्मरान, इससे पहले करज़ई साहब थे, वो सारे अमेरिका के और इंडिया के ज़ेर असर थे, और फिर वहाँ पे अमेरिका का और इंडिया का इत्तेहाद भी है, एक है तो सारे, तो अमेरिका इंडिया को बहुत बड़ी एक मार्केट समझता अपने लिए, और है भी। पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा उसकी आबादी है, इससे भी शायद ज़्यादा आबादी हो, वो बहुत बड़ी मार्केट है। पहले तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता रहा जी कि हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ यकसा ताल्लुकात रखते हैं, एक नज़र से देखते हैं, लेकिन अब उनके वज़ीर दिफा यहाँ पे आए, उनका नहीं जी भारत को हम ज़्यादा तरजीह देंगे, पाकिस्तान को उसके मुकाबले पे खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है। तो जब आप बहुत बड़ा मुल्क है तो भाई जब आपको ज़रूरत पड़ी थी तो उस बड़े मुल्क से आप फिर रजू करते, उसके साथ आप रब्ता करते, आपने तो पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है। तो ये देखें कि इसमें फिर हमारी अपनी भी कमज़ोरी है। अमेरिका के आज भी 10-12 हज़ार फ़ौजी अफ़गानिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में अमेरिका का एक भी फ़ौजी पाकिस्तान के तावन के बगैर सुकून से नहीं रह सकता। यहाँ तो उनके कई लाख फ़ौजी थे नेटो के और अमेरिका के, वो सारा पाकिस्तान की वजह। अगर इन्होंने वहाँ पे तालिबान हुकूमत को ख़त्म किया है और अपने कठपुतली वहाँ पे लेके आए हैं, अमेरिका लेके आया है, तो पाकिस्तान के तावन की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो इसका इदराक तो अमेरिका को करना, लेकिन उसके मुकाबले में एक तो उसका झुकाव भारत की तरफ है, और भारत फिर उसी झुकाव का फ़ायदा उठाते हुए सारा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ। अब F-16 के हवाले से वो भी भारतीय लाबी वो वहाँ पे बड़ी मुतहर्रक है, बड़ी फ़ाल है, बड़ी सरगर्म है, वो राह में रुकावटें खड़ी। पाकिस्तान को जो इमदाद मिलनी है वो क्या इमदाद मिलनी है जो पाकिस्तान ने अमेरिका की खिदमत कर दी हुई है, उस हवाले से वो भी रोके जा रहे हैं। तो वो सवाल फिर देखें कि ये ऐसा मौका आ सकता है हमारे लिए, हमारे हुक्मरान भी कभी कभी जुर्रत की बात कर जाते हैं कि फिर पाकिस्तान को वो अपने इक़दामात के ऊपर, अमेरिका के साथ तल्लुकात के ऊपर नज़र षानी पे मजबूर ना करें। और ये वाकई अगर फिर पाकिस्तान अगर नज़र षानी के ऊपर मजबूर हो जाता है तो फिर बहुत कुछ
पाकिस्तान के भी वो ज़ाहिर है कि फेवर में नहीं होगा और अमेरिका के फेवर में नहीं होगा, तो हालात खित्ते में हालात पहले कशीदा मज़ीद उसमें कशीदगी होगी फिर। ठीक हो गया। अच्छा, दिफा के मैदान के हवाले से तो हमने बात की, अब कुछ अच्छा वो देखें, अच्छा फिर हम बात करते हैं, यही जंजुआ साहब ने, मैंने पूरी खबर पढ़ी है इनकी, जी। उन्होंने कहा कि ये देखें कि अफ़गान बॉर्डर है 2700 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर जितना भी है, हम जब बाढ़ लगाने की बात करते हैं तो वो नहीं लगाने दी जाती भाई, क्यों नहीं लीगल। और फिर हमारे यहाँ कोई 30 लाख आज भी अफ़गान महाजरीन बैठे हैं, उनमें पता नहीं कितने दहशतगर्द हैं, कितने तखरीबकार हैं, कितने एजेंट हैं, जैसा कि पकड़े भी गए, इनमें जासूस पकड़े गए हैं। वो अब तक जब अफ़गानिस्तान में अमन हो गया तो वापस चले जाने चाहिए। तो बाकी जो बाढ़ है या दीवार है वो बनाने की हमेशा ही मुखालफत की गई है अमेरिका की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से। क्यों की गई है कि ताकि जब मौका मिले, जब ज़रूरत पेश आए, पाकिस्तान को आप डिसरेबल करने की कोशिश करते रहें, और जिस तरीके से भारत भी मुदाखलत कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं इसी तरफ के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए एक प्लानिंग है। उसमें कौन शामिल है? अमेरिका शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है और इंडिया शामिल है। हम खुद कितना शामिल हैं फजल साहब? अगर बात की जाए करप्शन के हवाले से, तो मुल्क में जो करप्शन का तूफान है, पहले सैलाब था, अब तो तूफान है पूरा, अब ये तूफान कैसे कंट्रोल होगा? और आपको नहीं लगता है कि यही तूफान है जो कहीं ना कहीं मुल्क को कमजोर कर रहा है अंदरूनी तौर पे, और यही वजह है कि हम बैरूनी मुहाज पे भी कहीं ना कहीं मार भी खाते हैं? बिल्कुल जी। आज मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, और करप्शन उससे दहशतगर्दी से कम मसला नहीं है। और पनामा लीक्स के हवाले से आप देख लें, एक दहशतगर्दी है। बिल्कुल दहशतगर्दी है। आप पनामा लीक्स के हवाले से देख लें, इससे पहले इसी हुकूमत ने कहा था कि 200 अरब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है वो 60-70 अरब डॉलर का है। 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, जो नाजायज़ कमाई से लूट मार करके हमारे कुछ सियासतदान ले गए, ब्यूरोक्रेट से ले गए, जज ले गए, रिटायर्ड जज ले गए, और जर्नैल ले गए, रिटायर्ड जर्नैल या फौजी वहाँ पे ले गए, या ब्यूरो जो भी पाकिस्तान से 200 अरब रुपए वो है। और अब जो पनामा लीक्स आई हैं, इसमें तो जो आपके सामने अभी वो मुकम्मल नहीं हुई लिस्ट, 2 लिस्टें आई हैं, 630 बंदों के बारे में कहा गया है, उनकी ऑफशोर कंपनियां, उनकी तादाद कितनी है, और एक ऑफशोर कंपनी में अरबों रुपए हैं या अरबों रुपए हैं। तो ये कुल रकम जो बन जाती है पनामा लीग से हवाले से, और ये ऑफशोर कम में ये पनामा लीग, ये बात हम इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें कि पनामा लीक्स में और भी बड़ी ऑफशोर कंपनियां हैं, लेकिन पनामा लीक्स में वो पैसा गया है जो टैक्स छुपाने के लिए पाकिस्तान में टैक्स न देना पड़े। वो कोई बड़ा आदमी ले गया, छोटा आदमी कौन ले जाएगा? जो लोग ले गए हैं वो टैक्स बचाने के लिए ले गए हैं। अच्छा, उससे छोटा आदमी बेचारा टैक्स देता है और उसी पैसे के हिस्से का टैक्स देता है, उससे इन लोगों की नीयत जाहिर हो जाती है। और वो अरबों नहीं, खरबों डॉलर हैं वहाँ पे मौजूद, रुपए भी नहीं, खरबों डॉलर मालियत है इनकी, जो पैसे वहाँ पे पनामा लीग से हवाले से शवाहिद सामने आए हैं। तो ये देखें कि ये भी एक, आपने तो करप्शन छोटा लफ्ज़ आपने कह दिया कि ये भी एक दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी है तो ये रकम सारी पाकिस्तान में आ जाए, आप यकीन करें आपके ना सिर्फ सारे कर्जे उतर जाएं बल्कि आपका मुल्क खुशहाल हो जाए, आवाम खुशहाल हो जाए, बशर्ते के सही है, उसमें एक शर्त है कि आपके हुक्मरान वो दयानतदार हों, वो ईमानदार हों। ठीक हो गया। ये इसी हवाले से, करप्शन के हवाले से एक बयान है वज़ीर आला पंजाब का, मैं उस पर आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं एक सवाल चौधरी साहब से करना चाह रहा हूँ। ये जो कमीशन बना है तो पनामा लीग के उस पे, तो ये एक, अब देखें आप पिछला पीरियड आप कितने सालों से कोई कमीशन कामयाब नहीं हुआ, किसी कमीशन पे हारे या अपोजिशन को तो उस पे एतराज रहा ही है। तो क्यों नहीं इन अदारों को मजबूत किया जाए, जैसे कमेटी बनाई है, जैसे कमीशन बनाने जा रहे हैं, जैसे 6 अरकान अपोजिशन के हैं, 6 इनके कमेटी बनाएंगे, इस पे काम होगा। तो यही चीज अदारों पे क्यों नहीं करते ये लोग? कब तक ये कमीशन बनाते रहेंगे हर चीज पे? तो इन्हें चाहिए कि अदारों पे ऐसी मेहनत अदारों पे करें, और ये काम अदारों के जरिए होना चाहिए, ना कि हर टाइम कमीशन बनेगा, कमीशन का कोई पता नहीं, किसी हम भी कंफ्यूज हैं कि ये कहाँ तक जाएगी ये बात। दूसरी बात ये, हमारी एक इक़्तिदार की जंग है, सीधी बात है जी। कितने बड़े करप्शन के केसेस हैं। कल को इमरान खान हर टाइम
जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट हैं, दोनों ऐसे हैं। आज वो देखें, आज कितने हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं कहा जाता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये होगा कि सिर्फ इक़्तिदार की जंग, चाहे वो नवाज शरीफ है, वो पिछली हुकूमत में क्या कहते थे। तो मुझे नहीं समझ लगता कि ये ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का ताहिर साहब, जद्दा से कॉल कर रहे थे ताहिर साहब। और अगर मजमूई तौर पर हम सूरत हाल देखें तो करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ये बात हर कोई करता है, ये आप भी कहते हैं, ये मैं भी कहती हूँ, ये तमाम सियासतदान भी कहते हैं, और तो और वज़ीर आला पंजाब भी कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के बयान को हम शामिल करते हैं। करप्शन करने वालों का पूरा हिसाब होगा, उन्हें देना पड़ेगा। लुटेरों की जगह जेल में है। वसाइल अवाम की अमानतें, माली बेज़ाब्तगियाँ पकड़ने पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टीम को शाबाश भी दी है। वज़ीर आला पंजाब साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी जगहों पर बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, और इतना एक्टिव होने के बावजूद बहुत सी जगहों पे हमें कारकर्दगी सिफर ही मिलती है। हाँ जी, उन्होंने वज़ीर साहब काफ़ी फ़ाल हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं। वो क्या कहते हैं, हथेली के ऊपर सरसों जमा के दिखा देते हैं। हमारे सामने मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, वो कई पुल बने हुए हैं, तो फ़ाल इस हवाले से हैं। लेकिन जैसा उन्होंने करप्शन के हवाले से बात की है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इनके पेट फाड़ के घसीट के सारी रकम वापस ले आएंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई, इनकी हुकूमत ने वो कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। जिस तरीके से करप्शन के हवाले से बात की, हमारे कॉलर भी करप्शन के हवाले से बात कर, जब आपके अदारे अगर मजबूत होंगे तो फिर आपको कमीशन बनाने की, कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अदारे क्यों मजबूत नहीं होते? हमारे इन हुक्मरानों की वजह से मजबूत नहीं होते अदारे। ये हुक्मरान, हमारे हुक्मरान आज के हैं जो पहले हैं, वो देखें इनके पास, किसी भी हुकूमत के पास और हुक्मरानों के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। अदारे इसलिए नहीं चलने देते कि जब अब इनके मुफाद के ऊपर ज़द पड़ने लगती है तो उसको किस तरीके से उस ज़द से बचते हैं कि उन अदारों को ख़रीद लेते हैं, उन अदारों में काम करने वाले लोगों को ख़रीद लेते हैं, या उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है। तो आज हमें कमीशन की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि अदारों के ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है, अपोजिशन को एतमाद नहीं है, किसी अदारे के ऊपर अपोजिशन को एतमाद नहीं है, आम लोगों को भी एतमाद नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं जी कमीशन बना ले, कमेटी बना ले, फलाम बना। तो आपने ये बात भी, सवाल भी उठाया है कि ये देखें खात्मा कैसे होगा करप्शन का। ये देखें कि आज जो पनामा लीक्स के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये मामला उठा है, जिस तरीके से अपोजिशन के कुछ लोग, सारे मैं बात नहीं करता क्योंकि अपोजिशन वाले ख़ुद भी इसमें मुलव्वस हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ गए हैं, ऑफशोर कंपनियों में नाम, इमरान खान का भी नाम आ गया, गो कि उन्होंने वजाहत पेश कर दी है। तो जिस तरीके से अब मामला उठा है, ये देखें एक तरफ आप कुछ लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब करप्ट हैं, वो वज़रा करप्ट हैं, इमरान खान करप्ट हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये तो दूध के धुले हुए हैं। अभी असफंद यार वली साहब वो कहते हैं जी नहीं जी वज़ीर आज़म साहब के ऊपर वो कैसे करप्शन का इल्ज़ाम। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, आप किसी को किस तरीके से पहले सर्टिफिकेट दे सकते हैं उसके किरदार की शफाफियत का, उसकी करप्शन में मुलव्वस ना होने का, या किसी भी बंदे को आप बगैर तहकीक के कैसे कह सकते हैं कि ये करप्ट है। तो बहरहाल अब मामला जिस तरीके से, जिस नहज के ऊपर, जिस सतह के ऊपर उठ चुका है, इसका दबना मुझे तो मुश्किल नज़र आता है। बेशक आप अदारों में बैठे लोगों को ख़रीद लें या जो कुछ करें, मुझे उम्मीद ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो करप्शन के हवाले से या पनामा लीक्स के हवाले से, या वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए वो नारे तो लगाते रहते हैं। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान इस हवाले से, मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन की हद तक उम्मीद है कि इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे जिस हवाले से वो करप्शन का खात्मा। और ये सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए, ये तो हर बंदे को चाहिए। हर ऑफशोर कंपनी के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर तफसीलात पेश की। उनके ऊपर अभी भी इस चीज का इल्जाम है कि उन्होंने 1 महीना लेट बताया, उन्होंने 15 दिन बाद बताया, उन्होंने क्यों नहीं बताया, उन्हें पहले बताना चाहिए था। इमरान खान के ऊपर अगर करप्शन के इल्जामात हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल झूठ हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर अगर करप्शन के कोई इल्ज़ाम लगाता है वो बिल्कुल गलत लगाता है। खुर्शीद शाह के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, ख़ासकर लगाता है, हुकूमत लगाती है इल्ज़ाम, जैसे पार्लियामेंट में भी कहते हैं, कई वज़रा ने कहा है, अगर वज़रा हमारे इमरान खान के ऊपर, खुर्शीद शाह के ऊपर, जरदारी के ऊपर या इल्ज़ाम, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी की ऑफशोर कंपनी की बात करते हैं, किसी के असासों की बात करते हैं, वो झूठ है, सरासर गलत है, उसमें कोई सदाकत नहीं। ठीक है। और जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है, खुर्शीद शाह इल्ज़ाम लगाते हैं, या अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत के ऊपर, वो उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है।
हुकूमत वाले क्यों कहते हैं इमरान खान का बनी गाला का है, इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, ये इनको इमरान खान ने खुद पेशकश की है। हम अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर हुकूमत को नज़र आता है इमरान खान का इसमें शौकत खानम में कोई घपले हैं, सही बेज़ाब्तगी है, बनी गाला में बेज़ाब्तगी है, ऑफशोर कंपनी है, या इनके ऊपर कोई जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, इनके ऊपर कोई कर्जे माफ़ करवाए हैं, तो आप हुकूमत में हैं, इनको आज ही पकड़ें, इनको जेल में डालें। आपने शफकत चीमा को पकड़ा, आपने वो बलोचिस्तान के एक सेक्रेटरी रईसानी को पकड़ा, क्यों पकड़ा उनको? उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, जेल में पहले गए हैं, बाद में उनकी इंक्वायरी होगी। इमरान खान का बनी गाला में बेज़ाब्तगियां हैं, इंक्वायरी बाद में हो, पहले पकड़ के इनको जेल में डालें, इनसे सवाल पूछें। शौकत खानम में कोई बेज़ाब्तगी हैं, इनको पकड़ें, जेल में डालें, इनसे सवाल पूछें। जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ़ करवाएं, उनको जेल में डालें। अलीम खान को जेल में डालें। कोई खुर्शीद शाह का है मामला, उसको जेल में। आसिफ अली जरदारी को पुलिस के जरिए पकड़ के लाएं। ये आप ये देखें कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हुकूमत वाले ये झूठ बोलते हैं, अपने किरदार और अपने अमन में इनका वो है नहीं, कोऑर्डिनेट, वो उसमें बैलेंस नहीं है, तनासुब नहीं है इनमें। वो नहीं है, वो किरदार और आपकी जो बात करते हैं उसमें बिल्कुल वो एक जैसा होना चाहिए। अगर ये लोग करप्ट हैं, अपोजिशन मुतालबा कर सकती है ये कि जवाब दे हुकूमत, उसने ये किया, ये किया, ये किया, और हुकूमत नहीं मुतालबा कर सकती इमरान खान से आप जवाब दें, क्योंकि ये पावर में है। पकड़ेंगे इनको, अंदर करें, अंदर करके फिर पूछें हाँ भाई आपने ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तो ये मेरा स्टांस है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो अब चलो TUR के लिए एक कमेटी बन गई है, तो उससे हम अच्छी तवक्को करते हैं कि वो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तवक्को वैसे भी हमेशा अच्छे ही की होनी चाहिए है। कौमी असेंबली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के हवाले से बताइए कि ये जो इजाफा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? बिल्कुल जी, इसकी जरूरत है। देखें कि वो भी आपकी तरह तनख्वाहों में इजाफा होगा तो करप्शन का खात्मा होगा। ये देखें कि जी पार्लियामेंटेरियन को आसमान से नहीं आए या कहीं और से नहीं आए, वो अच्छा हर पार्लियामेंटेरियन वो खरबपति या अरबपति नहीं है। कुछ के कारोबार बहुत बड़े बड़े होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये अरबों खरबों के मालिक हैं, और ये दोनों तनख्वाह नहीं लेते खजाने से। ना नवाज शरीफ साहब तनख्वाह लेते हैं, वो अलग बात है कि वो इनके अखराजात जो हैं, मरात जो हैं, वो दीगर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन दोनों तनख्वाह नहीं लेते। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, उनकी भी ज़रूरियात हैं, उनकी तनख्वाह जो इन्होंने बढ़ाई है बिल्कुल इतनी बढ़नी चाहिए। अगली भी बात मेरी सुन लें जी। अच्छा, अगर इनकी तनख्वाह बढ़ गई है तो आज जो कल बजट आ रहा है तो मेरी उसमें तजवीज़ ये है कि एक तो इन्होंने वो कम अज़ कम तनख्वाह जो मुकर्रर की है हमारी पंजाब हुकूमत ने या मरकज़ किसी मज़दूरों की, उसमें इसी तनासब से इजाफा करें। अगर कोई वो छोटी मिल मालकान हैं वो इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते अपने, मैं प्राइवेट मज़दूरों की बात कर रहा हूँ, तो हुकूमत उसमें सब्सिडी दे उनके। देखें कि 13,000 में एक घर कैसे चलता है, बड़ा मुश्किल है चलना। सही है। कई लोग गुजारा कर सकते हैं, तो वो आप समझ लें कि 13,000 नहीं मिलती। आज भी आपको बहुत से लोग नज़र आ जाएंगे जिनकी तनख्वाह वो फैमिली वाले कुछ 6,000 7,000 10,000 तक तनख्वाहें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा ये हुकूमत प्राइवेट मज़दूरों की तनख्वाह भी इसी तनासब से बढ़ाए, और जो आज बजट पेश होने वाला है कुछ चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, उसमें फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन में इसी तनासब से अगर इजाफा कर दे तो फिर हम हमायत करेंगे जी पार्लियामेंटेरियन ने बिल्कुल दुरुस्त किया, अपनी तनख्वाह इतनी बढ़ा। ठीक हो गया, ये हमने पार्लियामेंट की बात कर ली, अरकान पार्लियामेंट की बात कर ली। अब एक आम आदमी की बात कर ली जाए। एक आम आदमी के हवाले से खबर जवाब मैं आपसे 1 ही मिनट में चाहूंगी। गधा गाड़ी वडेरे से टकराने की सजा, मजदूरों से मुंह में जूता रखकर माफी मंगवाई गई। नौशहरा फिरोज में जिरगे के फैसले पर 2 मेहनतकश भाइयों को पैर भी छूना पड़े, वडेरे को गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ ये जो इस किस्म के जिरगों के फैसले हैं और इस किस्म के जो इंसानियत सोज ही कहेंगे इन्हें वाकयात जो ये हमारे यहाँ पेश आते हैं, इंसान को इंसान होने का हक हमारे यहाँ कब मिलेगा? हाँ, ये देखें जी कि एक मतवाजी अदालती सिस्टम कुछ लोगों ने जिरगों के नाम के ऊपर, पंचायत के नाम के ऊपर कायम किया हुआ है। अच्छा, इसमें इन पंचायतों में, इन जिरगों में बड़े अच्छे अच्छे फैसले भी होते हैं, लेकिन ऐसे फैसले हमारे सामने फिर ऐसे फैसले आते हैं जो इंसानियत सोच किस्म के होते। तो जिरगों के ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए कि वो किस हद तक फैसले कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इंसानियत की तौहीन है।
اور یہ نوٹس اخبار میں آ گیا، نوٹس لے لیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بندے یہ لوگ بچ سکیں گے. لیکن ہمارا قانون ایسا ہونا چاہیے، سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے جرگوں کو شہ نہ دی جائے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر سکیں. بالکل ٹھیک. پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ فضل حسین ایوان صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سلام پاکستان دیکھیے ہر پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is brought to you by a product of Popular Group. سچ کے لیے اٹھی آواز کو ڈر کیسا. ہم ہیں معاشرے کی آواز جو اٹھتی ہے ہر ناانصافی کے خلاف. تانیہ سے اتنا ڈرتا ہے جیسے جہنم سے بندہ ایک مسلمان آدمی ڈرتا ہے. جب غربت بڑھے گی لوگ کیا کریں گے؟ کرائمز کریں گے اور کیا کریں گے. دل چاہتا ہے اس کو پورا بم رکھ کے پورے دفتر کو اڑا دیں. ایم این اے نہ ایم پی اے نہ منسٹر نہ حکومت، وہ چاہتی ہے کہ ہماری محتاج بنی رہے پبلک. کوئی یہاں عوام کے لیے نہیں آ رہا، سب اپنے لیے نوٹ بنا رہے ہیں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور لوگ مریں؟ زندہ ہے نا، مر گئے تو چلے جائیں گے. جب بات ہو